हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से सेक्शन 9। सेक्शन 9 को रीड करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी हेडिंग पढ़ते हैं। कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड, मतलब सिविल कोर्ट सारे सिविल सूट ट्राई कर सकता है अनलेस कि वो बार्ड ना करे गए हों। और हेडिंग के बारे में एक बात बताना चाहूँगा, हेडिंग सिर्फ मेन सेक्शन के लिए उसका ब्रीफ होती है, इससे ज़्यादा हेडिंग का और कोई काम नहीं है। बाकी का मेन इंपॉर्टेंट अपना सेक्शन होता है, जो सेक्शन में अंदर सारा कुछ दे रखा है। तो अब चलते हैं मेन सेक्शन पे। द कोर्ट शैल, तो यहाँ पे कोर्ट को मैंडेटरी करा जा रहा है, ड्यूटी बाउंड करा जा रहा है कि इस सेक्शन के जो प्रोविज़न है वो आपको एज इट इज़ फॉलो करने हैं। आगे चलते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न हेयर कंटेन्ड, तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है सीपीसी के प्रोविजंस की। जितने भी सीपीसी में सेक्शन दे रखे हैं, ऑर्डर दे रखे हैं, रूल दे रखे हैं, जो भी है, जितने भी बार हैं सीपीसी में, जो कुछ है वो इस फ्रेज के अंदर आ जाएगा। चाहे वो बार दे रखे हों रूल्स में, ऑर्डर में, सेक्शंस में, जो भी है वो सब इसके अंदर। हैव ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर, मतलब यहाँ पे ज्यूरिडिक्शन की पावर दी जा रही है कोर्ट को सभी सिविल नेचर के सूट ट्राई कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन है। क्या है वो कंडीशन, आइए देखते हैं। एक्सेप्टिंग सूट ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड बार्ड, कहीं पर भी पूरी सीपीसी में हो, सीपीसी के बार पहले ही आ गए, मतलब अदर वाले बार जो हैं वो इस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार्ड में कवर होंगे। तो अगर कहीं पे एक्सप्रेसली मेंशन है या इम्प्लाइडली बार्ड है तो फिर वो केस इसके अंदर फॉल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मेन समझने वाली बातें दो हैं जो इस सेक्शन को समझने के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा सिविल सूट और सूट ऑफ सिविल नेचर में डिफरेंस क्या होता है, और दूसरा आपको समझना होगा एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार। तो ये दो चीज़ें समझनी हैं। तो यहाँ पे सिविल सूट्स और सूट ऑफ सिविल नेचर में डिफरेंस समझते हैं। सिविल सूट के लिए हमें दो ही सब्सटेंशियल इश्यू को हमेशा ध्यान में रखना होगा। पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ सिविल लीगल राइट, मतलब आपका जो लीगल राइट है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, और सेकंड है वॉयलेशन ऑफ दैट सिविल लीगल राइट, मतलब जो राइट आपका लीगल राइट, सिविल लीगल राइट जो है वो आपका एग्जिस्ट करता था और उसी राइट का वॉयलेशन हुआ हो, तो ये आपका सिविल सूट्स बन जाएगा। और अब आते हैं सूट ऑफ सिविल नेचर पर। ये आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी सिविल नेचर दे रखा है जो सेक्शन 9 में, सूट ऑफ सिविल नेचर आते ही ये एक ब्रॉड टर्म है, मतलब सिविल सूट भी इसी के अंदर आएगा, लेकिन कुछ एड ऑन चीजें भी हो रही हैं तब भी वो सिविल नेचर का सूट माना जाएगा। तो सिविल नेचर एक ब्रॉड टर्म है और जिसके अंदर सिविल सूट्स भी इसी के अंदर आता है। तो अगर सिविल नेचर समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। सिविल सूट्स तो इसके अंदर है ही, सिविल सूट की जो कंडीशन है, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ सिविल लीगल राइट एंड वॉयलेशन ऑफ दैट सिविल लीगल राइट, ये तो है ही। साथ में सम सोशियो रिलीजियस इशू आर आल्सो इन्वॉल्व, तब भी वो सिविल नेचर का सूट ही कहलाएगा। सिविल नेचर, अगर सिविल नेचर को थोड़ा सा और अच्छा समझना चाहते हो तो इस पे एक केस ले सकते हो। ये है भूरीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1997 सुप्रीम कोर्ट, 2 जजेस बेंच था। ये वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड केस है। इसमें इशू था हेरिडेटरी राइट को लेकर कि चीफ प्रीस्ट कौन बनेगा। तो इसको आप पढ़ोगे तो थोड़ा सिविल नेचर को समझने में, अंडरस्टैंड करने में थोड़ा आसानी होगी आपको। एक्सप्रेस बार को समझते हैं। जैसे कि ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट बनाए गए हैं सिविल मैटर्स के लिए, ऐसे ही स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं स्पेशल मैटर्स के लिए। स्पेशल मैटर्स जैसे कि रेंट से रिलेटेड हो गया, लेबर, फैमिली कोर्ट से रिलेटेड, या इनकम टैक्स, कंपनी लॉ, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इनसे रिलेटेड जो भी अगर कोई इशू रेज होता है, कोई केस आता है, तो वो इन्हीं के स्पेशल कोर्ट्स में फॉल करेगा, ना कि ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स में, क्योंकि इनके जो स्पेशल एक्ट होते हैं, जैसे रेंट के लिए रेंट लॉ है, तो इनमें एक्सप्रेसली मेंशन रहता है इनका ज्यूरिडिक्शन के ये स्पेशल कोर्ट्स में फॉल करेगा। तो जैसे कि लेबर का जो भी मैटर आएगा वो लेबर कोर्ट में जाएगा, रेंट से रिलेटेड कोई भी मैटर आएगा तो रेंट कंट्रोलर से डील करेगा,
फैमिली के मैटर जो भी आएंगे उन्हें फैमिली कोर्ट डील करेगा। ऐसे ही इनकम टैक्स, कंपनी लॉ, ये सब अपने अपने मैटर्स को डील करते हैं। और इनके लॉस में एक्सप्रेसली मेंशन होता है कि जुरिडिक्शन इनका स्पेशल कोर्ट्स का है, ना कि ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट का। तो ये तो हुआ हमारा एक्सप्रेस बार। अब चलते हैं अपने इम्प्लाइड बार पर। इम्प्लाइड बार को समझते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, एक्सप्रेस बार्स को समझा हमने। स्पेशल लॉस में जुरिडिक्शन को लेके एक्सप्रेसली मेंशन था कि स्पेशल कोर्ट्स का जुरिडिक्शन होगा, बट यहाँ पर सिचुएशन ये है कि स्पेशल एक्ट्स में जुरिडिक्शन को लेकर कुछ क्लियरिटी नहीं है। यहाँ पे वो साइलेंट है जुरिडिक्शन को लेकर कि स्पेशल कोर्ट्स में फॉल करेगा या ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स में फॉल करेगा। तो ऐसी सिचुएशन जब भी रेज होगी तो हमको देखना है उसमें लेजिस्लेचर का इंटेंशन और लॉ का पर्पस ध्यान में रखते हुए देखना है हमें। लेजिस्लेचर का इंटेंशन को देखना है, लेकिन लॉ का पर्पस हमें भूलना नहीं है। लॉ का पर्पस भी हमें ध्यान में रखना है। और इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि स्टेट से रिलेटेड कोई मैटर हो गया, एक्ट ऑफ स्टेट्स, या फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कुछ हो गया, या पॉलिटिकल क्वेश्चन, प्योरली पॉलिटिकल क्वेश्चन रेज हो गया है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ। और इस पे एक केस है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का केस है ये, दूल्हा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1968 सुप्रीम कोर्ट। इसमें अच्छी अच्छी गाइडलाइंस दी गई थी, जैसे कि अगर कहीं पे स्टैट्यूट अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया जाता है तो ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट विल हैव जुरिडिक्शन, या स्पेसिफिक प्रोविजंस स्टैट्यूट के वॉयलेट होते हैं तो ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट विल हैव जुरिडिक्शन, या फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस निगलेक्ट करे जाते हैं या वॉयलेट होते हैं तो ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट को जुरिडिक्शन होगा। तो ये था हमारा इम्प्लाइड बार। अब आगे अपनी हमारी जो बचा है वो है सेक्शन 9 की एक्सप्लेनेशन, तो उन पे चलते हैं। तो अब एक्सप्लेनेशंस को समझते हैं। A suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of question as to religious rites and ceremonies। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भी मैटर सिविल सूट आता है, वो प्रॉपर्टी से या किसी ऑफिस से रिलेटेड है, बट उस ऑफिस का लीगल राइट जो है वो डिटरमाइंड करता है। और यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे ऑफिस और प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो यहाँ पे उनके लीगल राइट की बात हो रही है। बट वो लीगल राइट डिटरमाइन करता है, निर्धारण करता है किसी रिट्स, मतलब रिलीजियस इशू पे या रिचुअल्स पे डिपेंड करता है, तब भी वो सिविल नेचर का सूट माना जाएगा। सेक्शन एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में सिर्फ यही है, ये एक क्लैरिफिकेशन है सिर्फ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और एक्सप्लेनेशन सेकंड जो है वो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन है, मतलब एक्सप्लेनेशन फर्स्ट को समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन दी हुई है। एक्सप्लेनेशन सेकंड को समझते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट इज इमटेरियल वेदर और नॉट एनी फीस आर अटैच्ड टू द ऑफिस रेफर्ड टू इन एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, और वेदर और नॉट सच ऑफिस इज अटैच्ड टू ए पर्टिकुलर प्लेस। मतलब एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में जो प्रॉपर्टी और ऑफिस की बात हो रही है, ये उनके बारे में बात कर रहे हैं। उनसे रिलेटेड एसोसिएटेड कोई फीस, सैलरी या जिस जगह पर वो सिचुएटेड है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि उस ऑफिस या प्रॉपर्टी को होल्ड करने का लीगल राइट आप पर है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये फीस हुई, सैलरी हुई, यहाँ जहाँ पर वो सिचुएटेड है प्लेस, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि उसका लीगल राइट आप पे है या नहीं उसे होल्ड करने का, ऑफिस को और प्रॉपर्टी को होल्ड करने का आप पे लीगल राइट है या नहीं, ये है इम्पोर्टेंट। तो ये था सेक्शन 9। सेक्शन 9 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन 9 को एक तरीके से और समझते हैं कि सेक्शन 9 का बार कब रेज करा जाता है कोर्ट में। जैसे ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पे समझते हैं। जैसे कि ये पूरी एक टाइमलाइन है, यहाँ पे सबसे पहले ये जो है
यहाँ पर प्लेंट फाइल हुई, मतलब प्लेंटिफ ने यहाँ पे अपना सिविल सूट फाइल करा, और यहाँ पर ये वाली जो जगह है, इस जगह पर डिफेंडेंट ने WS फाइल करा, और WS में उसने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन रेज करा कि ये सूट जो है वो सेक्शन 9 से बार्ड है, सेक्शन 9 की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो इस पे प्रिलिमिनरी इशू यहाँ पर बना। फिर प्रिलिमिनरी इशू बनने के बाद इस पे कोर्ट ने हेयरिंग करी, और ये हेयरिंग सिर्फ इसलिए हो रही है ये सूट जो है सेक्शन 9 से बार्ड है या नहीं, ये अभी केस स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हेयरिंग हुई और यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि सेक्शन 9 की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ये सूट सेक्शन 9 से बार्ड है। तो कोर्ट यहाँ पे रिटर्न कर देगा प्लेंट को, और ये आता है ऑर्डर 7 रूल 10 में। तो इसी वजह से सेक्शन 9 को गेटवे इनटू सीपीसी कहा जाता है। जब तक सेक्शन 9 की कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं, कोर्ट हेयरिंग स्टार्ट नहीं करता है। इसी वजह से सेक्शन 9 को गेटवे इनटू सीपीसी कहा जाता है। अनलेस द कंडीशन ऑफ सेक्शन 9 फुलफिल्ड, द कोर्ट विल नॉट स्टार्ट द हेयरिंग, देयरफॉर सेक्शन 9 कॉल्ड बी द गेटवे इनटू सीपीसी। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 9 कंप्लीट होता है। आई होप सभी को समझ में आया होगा सेक्शन 9। अपने सजेशन कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो आती रहेंगी।